ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट का तो हमेशा वेस्टफेलिया इस शब्द से इनकाउंटर होता है। वेस्टफेलिया की ट्रीटी, वेस्टफेलिया जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और जो ये ट्रीटी हुई थी वेस्टफेलिया की, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में ही। तो आज हम लोग समझेंगे द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वेस्टफेलिया वर्ड है वो क्या है। जो वेस्टफेलिया है एक्चुअली वो एक जगह का नाम है। ये क्या है इसको मैप में देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, अच्छे तरह से समझ लो। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में, इंटरनेशनल रिलेशन की दुनिया में हमेशा वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 हमेशा आता है, इसलिए उसको बेहतर से तरीके से समझ लेते हैं। ये जर्मनी का मैप है। जर्मनी के मैप में तुम लोगों को पता है ऊपर होता है हमेशा नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो जर्मनी का ये वेस्टर्न रीजन है और नॉर्थर्न रीजन भी है। जर्मनी के मैप का ये वेस्टर्न और नॉर्थ यानी ऊपर का हिस्सा है और वेस्ट का हिस्सा है। तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं आसाम, अरुणाचल, मेघालय जो इलाका है, वैसे ही वेस्टफेलिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट जर्मनी का रीजन है और बहुत ही हिस्टोरिक पार्ट है। मतलब जर्मनी के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी और रीजन रहा है। और इसी यही चूंकि जो ये घटनाक्रम हो रही है, जो ट्रीटी वाली जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो ट्रीटीज हो रही है, जो संधियां हो रही हैं, जो अलग अलग डेलीगेट्स डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, इसीलिए जगह के नाम से आप देखेंगे जितनी भी ट्रीटीज हैं वो, या जो भी उस तरह के घटनाक्रम है जिसका किसी जगह से संबंध है, तो जगह का नाम वियना कांग्रेस तो वियना है, पेरिस समझौता तो पेरिस है। तो उसी तरह से वेस्टफेलिया जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट में एक जगह है। ये क्या हुआ था उस समय, उसको समझते हैं कि आखिर वेस्टफेलिया के ट्रीटी की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी ट्रीटी, संधि या कोई भी घटना का पटाक्षेप करने के लिए इस तरह की जरूरत पड़ती है, तो क्या हुआ था। तो इतिहास में इसको भी समझ लेना जरूरी है कि हुआ क्या था। हुआ था जिसको कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में, जिसको कहते हैं 30 years ऑफ वॉर। ये 30 साल तक चलने वाली एक लड़ाई थी। और ये 30 साल यहाँ दिया भी हुआ है 1618 से 1648। और हम पढ़ रहे हैं कि वेस्टफेलियन ट्रीटी कब हो रही है, 1648 में। तो ये 30 years ऑफ वॉर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कन्फ्लिक्ट था। ये जनरली होली रोमन एम्पायर, तो पहले क्या थे कि धार्मिक राज्य हुआ करते थे। जैसे ऑटोमन एम्पायर था जो अरब इस्लाम रिलीजन था, उसको मेन उसका रिलीजन था उस स्टेट रिलीजन के आधार पे। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी जो थे चर्च का शासन होता था, पोप, तो होली रोमन एम्पायर था। तो ये जो होली रोमन एम्पायर था, ये घटना यूरोप के उसी होली रोमन एम्पायर के भीतर जो कई सारे अलग अलग स्टेट थे जो इंपीरियल थे, उन सबके बीच से संबंधित है। उस दौरान हुआ ये था कि दो तरह के विचार जो है वो पैदा हो गए थे। एक रिफॉर्मिस्ट थे, यानी जो क्रिश्चियनिटी में जो रिफॉर्म शुरू हुआ था, रेनेसां पीरियड जो था, उसमें मार्टिन लूथर किंग जो सुधारक आए थे, तो इन लोगों ने जो चर्च की या पोप की जो व्यवस्था थी और जिस तरह का आडंबर पूर्ण था, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ह्यूमन रीजनिंग को इंपॉर्टेंस देते हुए जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नाम से, जो आज भी क्रिश्चियनिटी में, जैसे कि मुस्लिम में शिया और सुन्नी दो अलग अलग एक ही धर्म में पंथ है, जो जिनके कुछ विधियां अलग होती हैं, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो अलग अलग पंथ है। मतलब क्रिश्चियनिटी है, चर्च भी उनके अलग होते हैं। और जैसे शिया और सुन्नी में हमेशा काफी लड़ाइयां आज तक हम देखते हैं चलती रहती है। ईरान अगर शियाओं का देश है तो वो हमेशा सऊदी अरब जो सुन्नियों का देश है उससे ताकत बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, युद्ध की स्थिति रहती है। सालों पहले तक, दशकों पहले तक ये, और खास करके ये 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में ऐसी स्थिति प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच थी। काफी वॉर होता था, बहुत बड़ा वॉरफेयर चलता था इनके बीच। तो यही जो 30 years ऑफ वॉर है, वो उसी समय जो अलग अलग साम्राज्य खड़े हो गए थे, उस साम्राज्यों के बीच वहां जो लोग थे, तो उस समय का जो पवित्र जो रोमन सम्राट, अब जब रोमन साम्राज्य था, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी, जो रोमन रोम है इटली में,
तो वहां से जो शासन चलता था, जो पवित्र होली रोमन एम्पायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रिश्चियन धर्म के जो पवित्र उनके जो तरीके होते थे, जो उनका एक बाइबल या धर्म के आधार पर उनको जिस तरह से चर्च के जो बड़े पोप या धार्मिक धर्मगुरु होते थे उनके दिशा निर्देश में शासन चलता था, तो इसीलिए पवित्र शब्द लगा हुआ है। उस धार्मिक व्यक्तियों के दिशा निर्देशन में सम्राट द्वारा उस धर्म की रक्षा के लिए शासन किए जाने को और अपने जो विचार हैं उसी विचार के अनुसार बाकी, और जैसे कि अगर कैथोलिक सम्राट है, कैथोलिक तरीके से चर्च जो है और पोप उनका वर्चस्व है, तो वो दूसरे तरीके के विचार को जो प्रोटेस्टेंट पैदा हुआ था या लुथेरियन ग्रुप पैदा हुआ था उसको हमेशा दबाने या उनके विचारों को नष्ट करने के लिए जो भी कोशिश करना पॉसिबल था वो करते थे। तो उसी समय जो है अलग अलग जो वहां पर प्रांत थे यूरोप में, जैसे बोहेमिया एक प्रांत था और जो और भी अलग अलग उस देश में जो सत्ताएं थी, तो स्पेन था वहां पर, फ्रांस था, डच था, नीदरलैंड था, तो सब अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने का हमेशा वहां पर प्रयास करते रहता था। तो इसी प्रयासों के तहत कोई भी सत्ता जो है जो किसी राज्य में है, तो वो अगर किसी अलग दिशा में जा रही है, कोई प्रोटेस्टेंट में जा रहा है, कोई कैथोलिक में जा रहा है, तो उससे लेकर एक विद्रोह हुआ था जिसमें काफी लड़ाइयां हुई थी। अब यहाँ लिखा हुआ है, इन यूरोपियन हिस्ट्री अ सीरीज ऑफ वॉर फाउट बाय वेरियस नेशंस फॉर वेरियस रीजन। क्या क्या रीजन थे अब यहाँ बता रहे हैं। रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब मत जब अलग अलग थे, यानी प्रोटेस्टेंट थे, लुथेरियंस थे, कैथोलिक थे। डायनास्टिक, डायनास्टिक का मतलब कौन राज चलाएगा, किसी कौन सा राजवंश राजा जो है वो किसी क्षेत्र को देखेगा, या कोई नया राजवंश या कोई और राजवंश जो चाहता है कि पूरे क्षेत्र में मेरा ही राज्य स्थापित हो जाए। टेरिटोरियल का मतलब होता है कि कौन से देश यानी क्षेत्र जो भी उसमें देश है उसकी बाउंड्री क्या है, मैंने आक्रमण करके उसकी बाउंड्री को हम अपने में मिला ले, या उसके बाउंड्री के भीतर कोई ऐसी हरकत हो रही है। तो उस समय होता क्या था कि अगर कोई अपने देश में भी कुछ विशेष तरह की क्रिया प्रक्रिया करता था तो होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत वो देश आ रहा है, तो वहां पर समस्या पैदा कर दी जाती थी कि ये विचार या ये प्रोटेस्टेंट लुथेरियन जो कॉन्सेप्ट है धर्म का जो अलग पंथ है, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो टेरिटरी के अंदर भी इन्फ्लुएंस रहता था। एंड कमर्शियल राइवलरीज, यूरोप में हमेशा कमर्शियल राइवलरीज तो चलता ही रहा है। जब इन्होंने उपनिवेश बनाए तो उस समय भी इनके बीच राइवलरीज चलती थी। राइवलरी का मतलब प्रतिस्पर्धा। डच ने कहीं कॉलोनी बनाई तो अंग्रेज भी पहुंच जाएंगे कि यहाँ हमको कॉलोनी बनानी है। भारत में भी आप देखेंगे कि फ्रेंच और अंग्रेज भी आपस में लड़े हैं। तो ये हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमको अपना रिसोर्सेस बढ़ाना है। अगर कहीं दूसरे जगह जाकर किसी दूसरी भूमि पर अगर कोई उपनिवेश बना रहा है तो हमको भी वहां पहुंच जाना है। इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा हुई शुरू हो गई थी, ये सब रीजन था। वो 30 साल की जो लड़ाई चली थी 1618 से 1648 तक, वो इट्स डिस्ट्रक्टिव कैंपेन्स एंड बैटल्स अकर्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप। डिस्ट्रक्टिव का मतलब काफी ज्यादा विनाशकारी, बैटल युद्ध करीब करीब पूरे यूरोप में ऐसा हुआ था। और ये जब खत्म हुआ तो ये खत्म करने के लिए ही ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में हुई थी। और 1648 में जब ये संधि हुई तो द मैप ऑफ यूरोप हैड बीन इर्रिवोकेबली चेंज्ड। मतलब यूरोप का मैप चेंज हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप बड़ा या छोटा हो गया। यूरोप के भीतर जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे देश थे, जर्मनी कहाँ से कहाँ तक है, या फ्रांस कहाँ से कहाँ तक है, या स्पेन कहाँ से कहाँ तक है, या हंगरी कहाँ से कहाँ तक है, इन सब में परिवर्तन हो गया। जैसे अगर एशिया का मैप थोड़ा ही बदला जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो गया या पाकिस्तान दो भागों में टूट गया, बट अंदर जो मैप है वो चेंज हो गए कि भाई मैप में एक बांग्लादेश आ गया, मैप में एक इंडिया आ गया, मैप में एक पाकिस्तान आ गया। उसी तरह से यूरोप का मैप चेंज का मतलब यूरोप के अंदर जो कई सारे देश थे उन देशों में ये होने के कारण, इस तरह का जो संधि होने के कारण सारे चेंजेज आ गए। और वो जब चेंजेज आ गए तो जो देश थे उन सब का जो क्षेत्रफल था वो सारा चेंज हो गया, बदल गया। ये 30 इयर्स ऑफ वॉर समझे। अब आगे देखते हैं। अब ये जो 30 इयर्स ऑफ वॉर थे उसके बारे में बताया जा रहा है कि द फर्स्ट फेज फ्रॉम 1618 till 1635 was primarily a civil war between German members of the Holy Roman Empire with external powers playing supportive roles.
1618 से 1648 तक जो लड़ाई चली उसमें कई फेज अगर हैं में हम अगर उसको बांट सकते हैं तो पहला फेज 1648 से 1635 तक का है। सिविल वार का मतलब आपस में ही लड़ाई हो रही है, अंदर भी फूट पड़ा हुआ है, लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो क्यों लड़ेंगे भाई, अंदर क्या होगा? तो अंदर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जो पंथ हैं वो एक समस्या पैदा कर रहा है, जो कमर्शियल राइवलरीज हैं वो एक समस्या पैदा कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि अंदर भी जो है आपस में, जैसे कि जनता आपस में लड़ने लगे, अलग अलग राज्य छोटे छोटे आपस में लड़ने लगे, उसको कहते हैं सिविल वॉर। मिलिट्री वार तो कहते हैं जब एक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो तो वो होगा मिलिट्री वार या वॉर। लेकिन अगर भारत के भीतर भारत की जनता के बीच ही लड़ाई होने लगी तो वो होगा सिविल वॉर। कोई बाहर की शक्ति अंदर लड़ने वालों में से कुछ शक्तियां किसी एक की तरफ हो जाए और दूसरी शक्ति किसी एक की तरफ हो जाए तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल पावर्स प्लेइंग सपोर्टिव रोल्स। सपोर्टिव रोल का मतलब किस चीज का सपोर्टिव? ये वॉर चलता रहे उसका सपोर्टिव। दो तरह का सपोर्ट हो सकता है। किसी देश के भीतर अगर युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं तो उसको कम करने के लिए सपोर्ट या उस वार को बढ़ाने के लिए सपोर्ट। तो यहाँ जो सपोर्ट हो रहा था उस समय उस दौरान वो सिविल वार को और जिसे कहते हैं आग में घी डालना। आफ्टर 1635 द एम्पायर बिकम वन थिएटर इन अ वाइडर स्ट्रगल बिटवीन फ्रांस सपोर्टेड बाय स्वीडन एंड स्पेन इन अलायंस विथ एम्पियर फर्डिनेंड थ्री। ये हंगरी का राजा था, एम्पियर फर्डिनेंड थ्री। स्पेन और हंगरी और फ्रांस सपोर्टेड बाय स्वीडन। This concluded with the 1648 Peace of Westphalia, whose provisions included greater autonomy within the empire for state like Bavaria and Saxony। तो ये कह रहा है कि जब ये सारा युद्ध जो हुआ, कंक्लूडेड का मतलब इसकी समाप्ति होती है 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया। इसके प्रोविजन में क्या था? ग्रेटर ऑटोनॉमी विद इन द एम्पायर ऑफ स्टेट। ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब बहुत ज्यादा स्वतंत्रता उन सभी राज्यों को, बेवेरिया और सेक्सोनी नामक राज्य थे जिनको पहले स्वतंत्रता नहीं हासिल थी, उनको भी जब इस युद्ध का समापन होता है और संधि होती है तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे दी जाती हैं। हम समझेंगे कि अब ये समझ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। इतना हम सामान्य तरीके से समझ चुके हैं कि 30 साल तक यूरोप के छोटे छोटे जो देश थे उनके बीच काफी लड़ाइयां चली। देश के अंदर भी रिलीजियस को लेके, कमर्शियल राइवलरीज मतलब व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को लेके, धर्म और पंथ को लेकर, अनेक तरीके से राजगद्दी को लेकर लड़ाइयां चली। और इस लड़ाइयां में कोई देश किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ देशों ने अलग ग्रुपिंग बना ली। इस तरह से ये जो पूरा उथल पुथल चल रहा है 30 साल, इसका अंत होता है एक संधि के रूप में। जब सब लोग ऊब जाते हैं 30 साल तक इसका खात्मा होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या निकले, तो वो सॉल्यूशन है वेस्टफेलिया की ट्रीटी, पीस ऑफ वेस्टफेलिया। यानी कि वो संधि के बाद पीस स्थापित हो गई है, इसलिए इसको पीस ऑफ वेस्टफेलिया भी कहते हैं। और यहां से इंटरनेशनल रिलेशन की दुनिया में, इंटरनेशनल लॉ की दुनिया में एक अलग स्टैंडर्ड स्टैब्लिश होता है, जो आज तक उस स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, जो सॉवरेनिटी या संप्रभुता की बात करते हैं, वो यहीं से शुरुआत होता है। सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो कंट्री है, जो स्टेट है, वो उसकी पूरी ऑटोनॉमी है अपनी बाउंड्री के भीतर या अपने बाउंड्री के बाहर जो देश है उसके साथ वो कैसे अपने रिलेशंस बनाएगा, कैसे अपने को मेंटेन करेगा वर्ल्ड लेवल पे, उस पर किसी का फोर्स नहीं रहता है। और इस संधि में यही हुआ था। यूरोप के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको पूरी ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई, उनको पूरी सॉवरेनिटी प्रदान की गई। मेंबर स्टेट ऑफ द होली एम्पायर वेयर ग्रांटेड फुल सॉवरेनिटी। जो होली एम्पायर के मेंबर स्टेट थे, जिनको पहले ये संप्रभुता नहीं थी, जिस पर हमेशा होली एम्पायर का एक प्रेशर रहता था, जिसमें हमेशा होली एम्पायर जो था, एम्पायर कहते हैं मतलब स्टेट से बड़ा होता है। जैसे अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कोई एक ऐसा एम्पायर पुराने जमाने में समझ लो जो सबके ऊपर राज करता हो, आप अपना राजकाज चलाइए लेकिन कुछ कुछ गलत होगा तो हम आदेश दे देंगे, धर्म की कहीं हानि होगी तो हम उसको नहीं होने देंगे, हम उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने को कहेंगे, अगर कोई कमर्शियल इंटरेस्ट होगा तो हम आदेश देंगे। वो होता है एम्पायर। स्टेट की भी बड़ा आगे, कई स्टेट मिलके एम्पायर बनाते हैं।
होली एम्पायर का मतलब चूंकि बाइबल और इसकी रक्षा के लिए और पोप और धर्म गुरुओं के संरक्षण में ये राज्य चल रहा है, इसलिए सब पहले होली वर्ड लग गया। होली का मतलब इसको हम कहते हैं पवित्र। और कैथोलिक, चूंकि पहले जो कैथोलिक चर्चेज होते थे और बाद में प्रोटेस्टेंट आए हैं जिनका तरीका थोड़ा अलग था, थोड़ा सुधारवादी था, इसीलिए ये सारा डिस्टरबेंस वहां पैदा हुआ था। अब आगे देखते हैं जो पीस निगोसिएशंस हुए। निगोसिएशंस का मतलब जो पक्ष आपस में युद्धरत थे उनके बीच मसले को सुलझाने के लिए जो वार्तालाप हुए, जो किस बिंदु पर कौन सहमत होगा और किसके लिए किसको क्या अपने तरफ से एग्री होना पड़ेगा किस मसले पर, या किसको किस चीज का त्याग करना पड़ेगा, किसको क्या हानि होगी, किसको क्या लाभ होगा, किसको किस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, किसको क्या क्षेत्र प्राप्त होगा। इस तरह का जो निगोसिएशन जिसके होने के बाद शांति स्थापित होगी। बताया जाता है कि पीस निगोसिएशन हैड नो एग्जैक्ट बिगिनिंग और एंड, यानी इसकी कोई शुरुआत और इसका कब खत्म हुआ ये ऐसा कोई डेट नहीं था। कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो हुई वो 1648 में इतनी तारीख को हुई और सब लोग वहां उपस्थित थे। क्योंकि हुआ ये था कि यहाँ लिखा है 109 डेलीगेशंस, 109 डेलीगेशंस। डेलीगेशंस का मतलब जो अलग अलग राज्य से जो प्रतिनिधि गए थे, किसी एक राज्य से 2 गए होंगे, किसी से 4 गए होंगे, किसी से 1 गए होंगे, सब लोग आपस में बैठेंगे तो संधि करेंगे। लेकिन सभी कभी भी एक बार में इन ए प्लेनरी सेशन एक ही ऐसा कोई नहीं हुआ होगा कि किसी एक हॉल में सभी बैठे हों और वहां पर उन लोगों ने आपस में बातचीत करके ये संधि कर ली। ये अलग अलग दौर में हुआ, यानी ये शुरू हो चुका था 1643 से ही, 1643 से ही। 48 में ये संधि हुई है लेकिन इसकी शुरुआत 1643 से हो चुकी थी। अलग अलग समय में अलग अलग प्रतिनिधि गए, अलग अलग तरीके से ये मतलब ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एक डेवलपमेंट का परिणाम है। ये डेवलपमेंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन का था, कोई भी चीज डेवलपमेंट होते होते कई साल लगते हैं, ये एक दिन का नहीं था। 1643 से शुरू हो रहा है, 1647 में भी ये चल रहा है, 1647 है और 1649 यानी ट्रीटी हो गई है, उसके बाद भी अलग अलग डेलीगेशन जो है मिलता रहा है। और सबसे ज्यादा जो डिप्लोमेट्स थे वो 46 से 47 के बीच प्रेजेंट होकर ये निगोसिएशन करते हैं। तो 1648 में वो पीस की संधि पूरी होती है। इस स्लाइड में यही बताया गया है। यानी ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है ये ऐसा नहीं हुआ कि एक हॉल में सभी राज्यों के कूटनीतिज्ञ जो हैं, डिप्लोमेट्स जो हैं वो मिले और उन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि चलो ठीक है हम इस मसले पर एग्री होते। क्योंकि पीस इतना आसान तो होता नहीं है, सबकी अलग अलग मांगे रहती हैं, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सबको अपने देश की जनता को भी खुश करना है। कोई किसी ने किसी देश की बाउंड्री को आगे बढ़कर ज्यादा क्षेत्र हथिया लिए हैं, वो कहता है कि मुझे जब तक अपनी टेरिटरी वापस नहीं मिलेगी हम संधि कैसे करेंगे। तो कई तरह की बातें होती हैं, ये सब निगोसिएशन करते करते निगोसिएशन टेबल पे काफी टाइम लगता है। तो ये जो सारा टाइम फ्रेम है तब हमको वो मिलता है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का रिजल्ट क्या है? द पावर असर्टेड बाय फर्डिनेंड III, बताइए हंगरी का सम्राट था, was stripped from him and returned to the rulers of the imperial state। वेस्टफेलिया की ट्रीटी के द्वारा stripped from him and returned to the rulers of the imperial state, यानी अलग अलग जो राज्य थे ये सारी शक्तियां जो अपने हाथ में रखना चाहता था इसकी शक्तियों को कम कर दिया गया। स्ट्रिप्ट का मतलब उतार देना, उस शक्ति को छीन लेना, हटा देना, उस शक्ति से उसको च्युत कर देना, उस शक्ति से उसको उसकी शक्ति कम कर देना। और जो भी इंपीरियल स्टेट थे उसमें वो शक्तियां दे देना। मतलब आप पहले इस सम्राट के तहत आते थे, उनके द्वारा जो ऑर्डर्स दिए जाते थे उनको फॉलो करते थे, अब हम उनकी शक्ति खत्म करते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि केंद्र के पास बहुत सारी शक्ति है और हम कहें कि सेंटर इज बीइंग स्ट्रिप्ड फ्रॉम जो उसके पावर है, इट्स पावर, तो इसका मतलब होगा कि जो स्टेट है उनको पावर दे दिया जाएगा सेंटर का भी। तो वैसी ही घटना जहां फर्डिनेंड III के पावर्स को हटा दिया गया, उस पावर को वैल्यू नहीं दिया गया और जो इंपीरियल अलग अलग स्टेट थे उनको वो पावर्स दे दिया गया। The rulers of the imperial state could henceforth choose their own official religion। अब देखो यहाँ पे बात आ गई। पहले क्या था? होली रोमन एम्पायर जो प्रेस करता था, जो दबाव डालता था, वही उनको ऑफिशियल रिलीजन रखना पड़ता था। ऑफिशियल रिलीजन का मतलब
उसको स्पेशल इम्पोर्टेंस देना, उसको सेलिब्रेट करना, उसके मान सम्मान में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात आपके राज्य के भीतर नहीं होना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध जाए। अब क्या हुआ, जो इंपीरियल स्टेट थे, चूज देयर ऑन ऑफिशियल रिलीजन्स, तो ऑफिशियल रिलीजन चूज कर सकते हैं। चूज वर्ड का मतलब कि क्या वहां पे कई तरह के रिलीजन का ऑप्शन मौजूद था। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐसे अलग अलग बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का ऑप्शन था कि हम उस जो क्रिश्चियनिटी में ही जो हम बताए पहले जो अलग अलग ब्रांचेज हो चुके थे, उस ब्रांचेज में कि भाई ठीक है हम प्रोटेस्टेंट के हिसाब से चलेंगे, हम कैथोलिक के हिसाब से चलेंगे, हम लुथेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से चलेंगे, हम कैल्विन, मतलब ये अलग अलग विचारक और संत थे जिन्होंने थोड़ा सा उस क्रिश्चियनिटी में सुधार कर दिया था। तो अब कौन किसको ऑफिशियल रिलीजन रखेगा, उसकी बात है कि अब उन प्रदेशों को स्वतंत्रता दी गई कि चूज करो अपना। अब ऐसा नहीं है कि होली रोमन एम्पायर की तरह जो तुम पर लाद दिया गया है तुमको सिर्फ वही फॉलो करना है। अब यहाँ वर्ड भी है, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स वेयर रीडिफाइंड एज इक्वल बिफोर द लॉ। अभी क्या हो रहा था, दोनों में लड़ाई चल रही थी, इसके अधिकार ज्यादा है, इसके अधिकार ज्यादा है, जो लोग इसको मानते हैं उनको महत्व नहीं देना, उनको सरकारी पोस्ट नहीं देना, ऐसे विचारकों के साथ अन्याय करना, ऐसे विचारकों को जेल में डाल देना, ऐसे लोगों को पकड़ लेना, और कहीं पर ऐसा होगा कि कैथोलिकों पर आक्रमण करना, कैथोलिकों को महत्व नहीं देना। अब क्या है कि दोनों जो है वो इक्वल हो गए कानून के सामने। एंड कैल्विनिज्म वाज गिवन लीगल रिकॉग्निशन, ये भी एक नया पंथ जो था, इसको भी लीगल रिकॉग्निशन दे दिया गया। हाँ ये भी है भाई, तुम भी हो, तुम्हारा तरीका भी बहुत अच्छा है, एज एन ऑफिशियल रिलीजन। अब देखो, द इंडिपेंडेंस ऑफ द डच रिपब्लिक विच प्रैक्टिस्ड रिलीजियस टॉलरेंस ऑल्सो प्रोवाइडेड ए सेफ हेवन फॉर यूरोपियन ज्यूज। डच रिपब्लिक ने क्या किया, प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेशन, मतलब अगर कोई हमारे राज्य में दूसरे धर्म का व्यक्ति है, उसकी आस्थाएं अलग हैं, उसके रिचुअल्स अलग हैं, तो हम उसको भी संयम के साथ स्वीकार करेंगे, ये नहीं कि उसके विरोध में या उसको दबाने के लिए खड़े हो जाएंगे। इससे क्या है कि ज्यूज जो थे, ज्यूज जैसा इतिहास में हमें पता है कि हमेशा जो है इनको प्रतिस्थापित होना पड़ा, हर जगह इन पर अत्याचार होता था। ये यहाँ सेफ थे क्योंकि इनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी, इनके जो धार्मिक रीति रिवाज थे, जो कल्चर था, जिस तरह के फेस्टिवल थे, वो सब ये यहाँ आसानी से उसको सेलिब्रेट कर सकते थे, सभी लोग टॉलरेट करते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरह की व्यवस्था वेस्टफेलियन ट्रीटी से हो गई। आगे देखते हैं, वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी सबसे महत्वपूर्ण, क्यों हम आज भी वेस्टफेलिया की हमेशा बात करते हैं। वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी, आज भी हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, और सॉवरेनिटी की जब बात करते हैं तो वेस्टफेलिया का संदर्भ देते हैं। और स्टेट सॉवरेनिटी इज ए प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल लॉ दैट ईच स्टेट हैज एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ओवर इट्स टेरिटरी। टेरिटरी, वहां पर क्या हुआ था, जो अलग अलग राज्य थे, भैया प्रोटेस्टेंट मानोगे या कैथोलिक मानोगे, दोनों इक्वल है, या कैल्विनिज्म मानोगे, अपने राज्य के भीतर कुछ भी करोगे, तो इस ट्रीटी के द्वारा वहां पर यह स्थापित हुआ था कि होली रोमन एम्पायर तुमको किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगा, आप स्वतंत्र हैं अपनी टेरिटरी के भीतर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पैदा होता है, यही से वो कॉन्सेप्ट आता है सॉवरेनिटी का, जो आज भी हम फॉलो करते हैं। द प्रिंसिपल अंडरलाइन द मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सॉवरेन स्टेट। आज जो मॉडर्न सिस्टम है सॉवरेन स्टेट का, हमारे भी संविधान में सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन स्टेट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेस्टफेलिया ट्रीटी के बाद ही इस सिद्धांत को मान्यता मिल गई है कि अगर एक राज्य है, नेशन स्टेट है, तो सॉवरेनिटी उसका एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का मतलब ही होता है कि उसकी टेरिटरी जहां तक है, टेरिटरी, लैंड टेरिटरी और वाटर टेरिटरी जहां तक है, और उसके ऊपर जो उसका एयर स्पेस है, वहां जो भी सिस्टम काम करेगा उसमें उसका एक्सक्लूसिव राइट होगा। एंड इंश्राइंड इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर। उसके बाद यूनाइटेड नेशन चार्टर तो हमें पता है कि ये आधुनिक काल की उपज है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो वहां भी विच स्टेट्स दैट, ये स्टेट्स का मतलब उसमें लिखा हुआ है वो नहीं,
Nothing shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdictions of any state. मतलब यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी हमने इस बात को मेंशन कर दिया है, जो हमने वेस्टफेलियन ट्रीटी से जो बात हमें प्राप्त हुई, जिस तरह की यहाँ से विचार मिले हमें, जिस तरह की फिलॉसफी मिली, वो यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी डाल दिया गया है कि नथिंग शेल ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशन, यूएन को भी कोई ऐसी बात ऑथराइज नहीं करेगी कि ऐसे किसी मामले में हस्तक्षेप करे जो किसी स्टेट यानी राज्य यानी जैसे मान लो इंडिया है या पाकिस्तान है, कि उसके डोमेस्टिक डोमेस्टिक भैया वो अपने देश के भीतर क्या कर रहा है उसमें, क्योंकि वो उसका अपना मामला है, उसकी संप्रभुता है। अकॉर्डिंग टू द आइडिया एवरी स्टेट नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल हैज एन इक्वल राइट्स टू सॉवरेनिटी। अब पहले बात दिक्कत यही थी ना, जो पहले दिक्कत थी कि भाई ये तो बहुत छोटा राज्य है, हम तो बहुत बड़े एम्पायर हैं, हमारी तो जो है वो संप्रभुता है और इसकी तो जो है उसको संप्रभुता नहीं है, इस पर तो हम आधिपत्य कर सकते हैं। अब जो नई व्यवस्था हुई कि कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसकी भी संप्रभुता का वही महत्व है जो किसी बहुत बड़े, बहुत संपन्न, बहुत ताकतवर राज्य की संप्रभुता का महत्व है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर में सबकी संप्रभुता समान है। आज आप देखेंगे कि विश्व का कोई छोटा देश हो, कोई बड़ा देश हो, सबकी संप्रभुता को समान रूप से आंका जाता है, क्योंकि इस संधि ने इतनी बातें बता दी। पहली क्या बताई, इसमें वेस्टफेलिया संधि के जो जो उस समय के निर्णय थे, तो एक फिलोसफिकल जो उससे आइडिया निकल के आ रहा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वहां निर्णय हुए उसने बहुत सारी बात, जैसे कि होली रोमन एम्पायर जो था, होली रोमन एम्पायर वो तो बना रहा, लेकिन इसके जो सदस्य थे, जितने सदस्य राज्य थे, सबको यूनिवर्सल राइट मिल गया। यूनिवर्सल राइट का मतलब सबका राइट बराबर है, और वो क्या था कि सब अपना युद्ध और शांति का निर्णय खुद ले सकते हैं, यानी कि संप्रभुता सबको मिल गई। ठीक है। और बाकी इस ट्रीटी में छोटी मोटी बहुत बातें थी। जो फ्रांस था उसको कुछ अलग प्रांत दे दिया गया, जो बाल्टिक तट था उस पर स्वीडन का अधिकार हो गया, फ्रांस और स्वीडन जो थे वो जर्मन डाइट के नए सदस्य बनाए गए। उस समय हॉलैंड और स्विट्जरलैंड थे तो वो यूरोप के नए राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड को भी यूरोप के नए राज्य मान लिया गया। और चर्च की संपत्ति, उस समय चर्च होता था तो चर्च के पास सारी प्रॉपर्टी, जैसे आज होता है ना, बड़े बड़े जो धार्मिक संगठन होते हैं लोग उसको संपत्ति दे देते हैं या उसकी संपत्ति भी होती है व्यक्ति की संपत्ति के अलावा। तो जब होली रोमन एम्पायर था तो जिस स्टेट के पास चर्च के नाम पर जो संपत्ति थी, तो जो संपत्ति जिस देश के पास थी उसको उसका अधिकारी मान लिया गया कि ठीक है, ये नहीं कि भाई तुम्हारे पास ये संपत्ति है, ये होली रोमन एम्पायर का है तो अब ये संपत्ति तुम्हें वापस करनी होगी या इस पर तो अधिकार बना रहेगा। ये संपत्ति भी चूंकि आपकी बाउंड्री के भीतर है तो अब ये संपत्ति आपकी, जैसे पाकिस्तान चले गए जो इंडिया छोड़ के भाग गए तो अब वो संपत्ति भारत की। और जो यहाँ जो अदालत हुआ करते थे, तो अदालत में क्या होता था, जब फैसले होते थे तो उस समय धार्मिक अदालत होते थे। होली रोमन एम्पायर था तो जज भी तो धार्मिक कैटेगरी के होते थे, तो कैथोलिक ज्यादा होते थे और प्रोटेस्टेंट वाले कम होते थे। इसके बाद ये ट्रीटी के बाद व्यवस्था की गई कि न्याय ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो दोनों तरह के जज की संख्या क्या कर दी गई, बराबर कर दी गई। तो ये जो है वेस्टफेलिया की संधि से हुआ क्या कि एक तो धार्मिक मतभेद, सबसे बड़ी समस्या तो धार्मिक मतभेद की थी, वो खत्म हो गई। अच्छा, जर्मनी पवित्र रोमन साम्राज्य के जो सदस्य राज्य थे उनको संप्रभुता मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि वो तो युद्ध काफी बड़ा युद्ध हुआ था और काफी लोगों की जान गई थी और धर्म के नाम पर जान गई थी। अलग अलग जो ऐसे सिविल वॉर वाले मुद्दे उठा दिए गए थे, सैनिकों की सुरक्षा का मामला था, घायल बीमार युद्धबंदी, ये सारे लोग जो इस तरह से जो काफी 30 इयर्स वार्स के साथ इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। इस तरह से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में यहां से ही वेस्टफेलियन ट्रीटी ही एक मील का पत्थर है, जहां से स्टेट और इसके सॉवरेनिटी की बात होती है।